मैं सबसे पहले आप लोगों को जयमुल निवासी से स्वागत करती हूँ। आज का जो प्रथम राज्य अधिवेशन महिलाओं को जो पटना में है, उसका आज मुद्दा है महिलाओं के राष्ट्रव्यापी संगठन के बगैर महिलाओं के समस्याओं का समाधान संभव नहीं। एक चर्चा। ओबीसी की जातिगत गिनती न करना मतलब उन्हें उनके हक अधिकार से वंचित करना। शासक जाति का एक षड्यंत्र। ईवीएम के माध्यम से लोकतंत्र पर कब्जा करते हुए मनुस्मृति लागू कर मूल निवासी बहुजन समाज के ऊपर गुलामी थोपा गया। एक गंभीर चर्चा। तथा कथित आजादी के 75 साल के बाद भी SC/ST के लोगों पर हो रहे अन्याय अत्याचार बढ़ते ही जा रहे। एक गंभीर चर्चा। हम लोगों को महिलाओं को जो ऊपर है थोपा हुआ, वो तो मुद्दा साहब जो बनाए हैं, ये तो मुद्दा बहुत अच्छा मुद्दा है जो लिखे। आज तो देखने के लिए खुद भाई लोग 5 बैठे हुए हैं। मैं भाई लोग से चर्चा करती हूँ कि आज जो इस हॉल में महिलाओं के लिए प्रथम राज्य अधिवेशन जो लगाया गया, हम लोगों को एक सोच समझ की ये मेरा कार्यक्रम लगाया गया है महिलाओं के लिए। और ये खुशी की बात थी कि महिलाओं के ये कार्यक्रम लगा है। जितने हम महिलाएं खुश थे अपना कार्यक्रम देखकर, उतने ही भाई लोग भी खुश थे कि महिलाओं का कार्यक्रम लगा। और खुद वह अपने अपने ही जिला से अपना ही वाइफ हम लोगों को मीटिंग में लाते देते। आज ये 5-10 महिला दिखने के लिए हम लोगों को नहीं मिलता है। आज दुख की बात ये है। मुद्दा तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोगों की दुख की बात ये है। और ये जब तक हम पुरुषों को नहीं महिला अपने ही निकालेंगे, तब तक संभव आजादी संभव नहीं है। कितनों लड़ाई मेश्राम साहब लड़ लेंगे, कितनों लड़ाई महापुरुष मेरे लड़ते आ रहे हैं, ये संभव आजादी हम लोगों का नहीं है। जो थोपी ब्राह्मणी गुलामी है महिलाओं पर, वह में चलते आ रहा है और चलते जाएगा। जब तक नहीं उत्साह होगी महिलाओं में कि ये हम लोगों के ऊपर थोपा हुआ मानसिकता गुलामी जो है, इसको तोड़कर हमको आगे बढ़ने का जब काम नहीं करेंगे, तब तक ये संभव नहीं है। साहब भी बोलते हैं मंच पर, और मेरी जो बहन लोग भी बताती है, मोबाइल पर हम लोग देखते हैं कि महिलाओं के बिना आजादी नहीं है। जिस टाइम बुद्धा भी जब लड़ाई लड़ रहे थे, ज्योतिबा फुले भी लड़ाई लड़ रहे थे हम लोगों के लिए, उनकी भी पत्नी साथ दी थी सावित्री बाई। जब भी फातिमा शेख भी साथ दी थी, उनके भी लिए हम लोग करते हैं। उनके भी कोई ऊपर थे कि चलो मेरे साथ चलो वहां तक बढ़ाने में। सावित्री बाई आगे बढ़ी। जब तक ज्योतिबा फुले नहीं चाहते, सावित्री बाई नहीं बढ़ती। ज्योतिबा फुले चाहे तो सावित्री बाई बढ़ गई। तब हम लोग का अभी इतना ज्ञान बुझने आया कि हम लोग सीखे समझे पढ़े लिखे तो यहाँ तक आ जाते हैं भी सीखने पढ़ने के लिए। तो कम से कम अपने ही साथ लेकर घूमने के ही बहाना महिलाओं को लेकर चलना होगा। भाई लोग, आपसे हम लोग विनती करते हैं, और हर मीटिंग में हम अपने जिले में भी यही कहते हैं कि कम से कम अपना साथी को साथ लेकर चलने में है, कि इन्हें के साथी को छोड़ कर चलने में है। जब कहते हैं साथी हाथ बढ़ाना, तो उसका भी फर्ज है हाथ बढ़ाने का, उसको भी साथ लेकर चलना चाहिए। और चलते में ही साथ देगी, नहीं कि घर बैठे साथ देगी। जब तक घूमने के लिए आएगी, जानेगी, सीखेगी, तब उसको समझ में आएगा बमसेट क्या चीज है, भारत मुक्ति मोर्चा क्या चीज है, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ क्या चीज है, ये संगठन किसके लिए बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है, देश में क्या चल रहा है, महिलाओं के ऊपर क्या हो रहा है, अत्याचार इतना हो रही है। महिलाएं सब मोबाइल पर, अभी घर में सब बच्चे, सब महिलाओं के पास बड़ा बड़ा मोबाइल है। सब महिला देखती है कि इतना अत्याचार हो रहा है महिलाओं के ऊपर, लेकिन देखने के बाद भी वह महिलाएं इग्नोर करती है, सोचती है मेरे साथ हुआ नहीं हुआ, दूसरे के साथ हुआ, उससे क्या मतलब है, मेरे जिला में नहीं हुआ दूसरे जिला में हुआ है। अभी जो इतना हुआ मणिपुर में हम लोग देखे, तो महिलाएं थे, वह भी महिला थी, तो देख कर शर्म आई उसका नंगा देखकर।
लेकिन और बहन लोग और लोग को आना चाहिए कि इस घटना होता है, कल मेरे साथ भी हो सकता है, रास्ता चलते भी मेरे साथ भी कर सकता था। ये सब समस्या हम लोगों में समाज में है। ये सब समाज में खत्म करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले महिला को नहीं, सबसे पहले पुरुष को आगे होकर तब महिलाओं को निकालने का काम करेंगे। पहले सबसे पहले महिला को घर में समझाना होगा, सिखाना होगा, उसके बाद उनको बाहर लाना होगा, तब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो संभव हम लोगों को नहीं है बढ़ने में। कहाँ जा सकते हैं हम लोग? अभी बेगूसराय से आए हुए हैं और 4 महिला थे बेगूसराय से, 4-5 महिला ही है और 2 ही जेंट्स हैं। तो 5-5 महिला हर जगह से अभी आती तो ये हॉल भर जाती सर, महिला की कमी नहीं होती। लेकिन आने में भी कटौती होता है और पुरुष भाई भी नहीं लाना चाहते हैं कि कौन सर्द का दर्द उसको लेकर कहाँ जाएंगे। कहेगी घुमाने ले गए, घुमाए नहीं, हॉल में बैठा दिए, और समझेगी नहीं माथा का तो दर्द होगा, घर जाएगी तो लड़ाई करेगी ही उनसे कि कहाँ ला कर बैठा दिए हमको, जो नहीं समझे न बूझे। इसके लिए महिला को पहले सबसे पहले घर में ही जानकारी दे, उसको बाहर ले जाइए, लड़ाई आपके बीच खत्म हो जाएगी। जब तक महिला नहीं समझेगी आप दोनों के बीच लड़ाई होते रहेगा। ये संभव नहीं है। हम लोगों को मिलता है चलने के लिए, समझने के लिए, ज्ञान सीखने के लिए, स्कूल में पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ने के लिए मेरी महिला तैयार नहीं है। अपने काम और जो समाज में चलता आ रहा है विचार, वह विचार लेने में बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। वह विचार उसको मिल गया, वो विचार की इधर बह जाएगी। लेकिन बम से कहेगा हो क्या है, ये ले जाती है, क्या सिखाएगी, क्या करेगी, कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ कहता है कि पूजा पाठ, जो आधा अधूरा ज्ञान बम सेप में लेगा वह कभी पूरा बम सेप नहीं बन पाएगा। आधा सांप को मारकर छोड़ दीजिए, आज न कल उसको आप डस लेगा वो आपको। इसी तरह जो भी सीखिए बम सेप में पूरा सीखिए, आधा अधूरा बम सेप में नहीं सीखिए। इतना कार्यक्रम में जाइए, दिमाग में बम सेप का नाम दीजिएगा, अगला महिला कहेगी देवी देवता की बात करेगी मेरे साथ में। इससे पहले उसके साथ समाज का ज्ञान दीजिए सबसे पहले, और समाज के ज्ञान में समाज में क्या बुराई है, क्या छुआछूत है, क्या अथी है, कौन भेदभाव मेरे से कर रहा, कैसे मेरा बच्चा पढ़ रहा है। अभी सुनने में आया है प्राइवेट स्कूल बंद होगा, रजिस्ट्रेशन जो स्कूल नहीं कराएगा वह बंद होगा और सरकारी स्कूल चलेगा। ये खुशी की बात हुई कि बंद करा दे, जो मेरा बच्चा पढ़ता है वह भी सही से गरीब गुरबा का बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा, कि ताकि उसे अपना माँ बाप भेजे, कुछ शिक्षा का ज्ञान ले ले, ना कि बोले कि खा के बेटा खाली आना, कम से कम ज्ञान लेकर वहां से शिक्षा लेकर आना। ये सब हम लोगों की समाज में कठिनाई है। ये सब कठिनाई महिलाओं के अंदर से जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हम लोग नहीं बहकेंगे। बहकने में अभी ईवीएम का मुद्दा है, ईवीएम का मुद्दा है कि बहुत महिला को बुझने नहीं आता ईवीएम का मुद्दा क्या है, ईवीएम होता क्या है। सिर्फ वोट गिराने जाती है, बटन दाबी, समझ गई वही मशीन है, वोट दाबे, वोट कहाँ गया कोई पता नहीं है। ये सब ज्ञान है हम लोगों की। पुरुष को ये सब बताना चाहिए और पुरुष की बात मानना चाहिए हम लोगों महिलाओं को, कि जो दिशा निर्देश देते हैं उस पर हम लोगों को चलना चाहिए। कहाँ जाएंगे, कहाँ ज्ञान मिलेगा, कहाँ नहीं जाएंगे तो इससे हमको लाभ और हानि होगा, ये समझना होगा महिलाओं को। तब हम महिलाएं सब आगे बढ़ने में कोई दिक्कत महिलाओं में नहीं आएगा। आगे बढ़ चढ़ के कार्यक्रम करेंगे और हिस्सा लेंगे। ये दिमाग में सेट करके महिलाओं जो 5 गो आए हैं, 10 गो आए हैं, ये सेट करके हम लोगों को चलना होगा और समाज में ये रीति रिवाज बदलना होगा। बदलते समाज को, बच्चे के भविष्य के देखते हुए भी हम लोगों को काम करना होगा। तब हम लोग ये आजादी की लड़ाई में संभव होंगे, या अन्यथा संभव नहीं होंगे। इसी वाणी के मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ। जय मूल्यवासी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और इन्होंने जो बातें कही उस पर गौर करने लायक बातें हैं, क्योंकि महिलाएं हम निकलेंगी तो उनका साथ देने के लिए तो हमारे पुरुष साथी तो होने चाहिए ना।
वो भी तो सपोर्ट करेंगी, तो करेंगे तभी तो महिलाएं आगे निकलेंगी। जब बिना उनके सपोर्ट के नहीं आगे निकल सकती हैं। उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनको साथ देना ही पड़ेगा, तभी महिलाएं आगे निकलेंगी। और आज जो 24 सितंबर का दिन है, आज कुछ खास बातें भी हुई थी। आज 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी और 24 सितंबर को ही पुनः व्यक्त का अधिकार मिला था। तो आज 24 सितंबर का दिन बहुत खास है। तो इसी खास दिन को ध्यान में रखते हुए महिलाओं का आज कार्यक्रम रखा गया है। तो अगले वक्ता के रूप में नमन करती हूँ तथागत पुत्र राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। और सभी दूर दूर आए हुए मंचन सिंह को मैं जय मूल्यवासी। ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं अपनी बात को रख रही हूँ। आज भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ प्रथम राज्य अधिवेशन बिहार में है, जो पटना जिला में है। मैं उस पटना जिला को भी कोटि कोटि नमन करती हूँ, जो आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। और आज का विषय है महिलाओं के राष्ट्रव्यापी संगठन के बगैर महिलाओं की समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। एक चर्चा। ओबीसी की जाति गिनती न करना मतलब उन्हें उनके अधिकार से वंचित करना, शासक जातियों का एक षड्यंत्र। ईवीएम के माध्यम से लोकतंत्र पर कब्जा करते हुए मनुस्मृति लागू कर मूल निवासी बहुजन समाज के ऊपर गुलामी थोपना एक गंभीर चर्चा। तथाकथित आजादी के 75 साल के बाद भी SC ST अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर हो रहे अन्याय अत्याचार बढ़ती जा रहे हैं, एक गंभीर चिंतन। साथियों, भारतीय इतिहास में दंड व्यवस्था और मातृशासित व्यवस्था में महिलाओं को विशेष स्थान था। उसे समाज मान्यता दी थी। यह इतिहास का प्रेरणादायक है। लेकिन जैसे ही विदेशी मनुवादी आर्यों ने भारत में आक्रमण किया, साम दाम दंड भेद या कूटनीति अपनाकर भारत के मूल निवासी बहुजन राजाओं का पतन किया और वहां वर्ग व्यवस्था का निर्माण किया। देश के मूल निवासी प्रजा और महिलाओं को शूद्र घोषित करके सभी अधिकारों से वंचित किया। तथागत बुद्ध ने महिलाओं के आजादी के लिए पहल की। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महिलाओं की आजादी के लिए लड़ाई के लिए लड़े हैं। आज हमारे महापुरुषों ने आंदोलन शत्रु खत्म कर दिया है। निजीकरण, उदारीकरण, राष्ट्रीयकरण जैसे संविधान विरोधी कानून बनाकर बहुजन समाज को शिक्षा, संपत्ति, नौकरी, प्रमोशन से वंचित कर दिया है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन से भूमि अधिग्रहण कानून बनाकर किसानों की जमीन छीनकर उन्हें आत्महत्या करने के लिए विशेष किया है। आज के युवा हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सिनेमा, टीवी के चैनल के माध्यम से महिलाओं के शरीर का विकल्प प्रदर्शन किए जा रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं। महिलाएं आज असुरक्षित है। इसका कारण है विषमतावादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था। आजादी के 75 साल बाद भी ओबीसी की जनगणना नहीं की जाती। यह ओबीसी के विरोध में बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ओबीसी की जनसंख्या निश्चित न होने के कारण बताकर ओबीसी के लिए बजट में प्रावधान नहीं किया गया। यह ओबीसी को हक और अधिकार से वंचित रखने का कार्यक्रम शुरू हुआ है। राहुल गांधी के सांसद की सदस्यता निषिद्ध करने के लिए मामले में भाजपा द्वारा ओबीसी का अपमान करने का मामला बड़ा किया गया है, ताकि चुनाव में केवल ओबीसी के इस्तेमाल न करने का मामला। ईवीएम के माध्यम से पारदर्शी, निष्पक्ष, भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता। ईवीएम को दुनिया के लगभग सभी देशों में नकारा है, पर भारत में उसका प्रयोग किया जा रहा है। ईवीएम लोकतंत्र के लिए खतरा बना हुआ है। इसलिए तो 1 मैन 1 वोट 1 1 1 वोट, एक व्यक्ति एक मत
मूल्य यह सिद्धांत ही खत्म कर दिया है। जिसके पास ईवीएम है उसकी सरकार है। इसके द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और मतदाताओं को इस अधिकार से वंचित कर दिया जा रहा है। 2004 के पहले देश में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, मगर 2004 के लोकसभा चुनाव के यह 5वीं बहुमत मिलने लगा है। इसके मुख्य कारण ईवीएम द्वारा हेरा फेरी है। ईवीएम द्वारा पहले कांग्रेस ने अपनी बहुमत की सरकार बनाई थी। इसके मतलब यह है कि कांग्रेस ने अपने हेरा फेरी की। अभी भाजपा इसका फायदा उठा रही है। भाजपा कांग्रेस के विरोध में बोलती है और कांग्रेस जो है भाजपा के विरोध में बोलती है, लेकिन ईवीएम के विरोध में अडवाणी तथा कांग्रेस कोई नहीं बोलते हैं। लोकसभा के 1886 का आंकड़ा पार नहीं हुआ। 2024 के चुनाव में भाजपा 283, 2019 के चुनाव में 303 का आंकड़ा पार किया। इस कारण ईवीएम में की गई हेराफेरी है। कुछ लोगों को लगता है कि ईवीएम गड़बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन 8 अक्टूबर 2013 के सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में स्पष्ट किया है कि ईवीएम के द्वारा फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। बहुजन समाज सभी समस्याओं से आजादी हासिल करनी है तो हमारे महान नायकों का आंदोलन पुनर्जीवित करना होगा। अगर महिला मान सम्मान स्वाभिमान से जीना चाहती है तो विषमवादी ब्राह्मणी व्यवस्था समाप्त करने के लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित व्यवस्था निर्माण करने महान कार्य करने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महिलाओं को 20 जुलाई 1942 में नागपुर महाराष्ट्र में प्रोत्साहन दिया था और विश्वास भी व्यक्त किया था कि इस विश्वास को मैं पूरा करने के लिए व्यवस्था परिवर्तन के इस लड़ाई में महिला अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए महिलाओं का राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बनाने के लिए जरूरी है। आप भी तन मन धन के साथ सहयोग करें और परिवर्तन बदली करे, सत्ता को बदली करे। इसी के साथ में इसी और आशा विश्वास के साथ जय मूल्यवासी, जय भारत, जय संविधान, जय राष्ट्रीय मूल्यवासी महाराष्ट्र नहीं लेना है और अपना समय जो है सो सहायता जी को देंगे, क्योंकि वह सारी बात विस्तार से बताएंगे जो काम है। आज जो विषय है महिला पर विषय है, हम इसके ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। मैं थोड़ा सा मतलब विषय पर नहीं बोलूंगी, मैं थोड़ा सा यही महिला के जो हमारे महिला का जो पहले जो हक अधिकार जो दिया गया वो हक अधिकार अब जो है छीना जा रहा है और हमारी महिला जो है इस बात को नहीं समझते हैं। जैसे कि अभी देखिए हमारा जब भी जो कार्यक्रम होता है वामसेव का या महिला का, उस कार्यक्रम में अगर महिला को जाकर बताते हैं कि हमारा जो अधिकार दिया गया है बाबा साहेब के द्वारा, अगर बाबा साहेब हिंदू कोड भी नहीं लागू करते तो आज हम महिला को जिस तरह पहले जो स्तन ढकने का जो हम लोग का नहीं था, अभी भी हम लोग का वही नियम लागू रहता। हम लोग बिना कपड़ा के ही रहते, लेकिन बाबा साहेब के देन में जो हिंदू कोड बिल जो लागू हुआ, आज हम महिला बढ़ चढ़ कर हर एक चीज में भाग लेते हैं। लेकिन हमारे समाज की महिला जो है बाबा साहेब को गुण नहीं गाते हैं और संविधान का गुण नहीं गाते हैं, वो गुण गाते हैं देवी देवता का गुण गाते हैं। क्योंकि ये चीज जो है, जो भी चीज आज हमें मिला है वो देवी देवता के लिए मिला है। नहीं, हम महिला जो है, हम महिला को ये ज्ञान रखना चाहिए और बाबा साहब के उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए कि बाबा साहब का देन है जो आज हम आपके सामने में ये माइक लेकर बोल रहे हैं। नहीं तो हमको घर से निकलने का अधिकार ही नहीं था, तो बोलने की बात तो छोड़िए। और अभी के समय में हम महिला को ये जानना जरूरी है कि अपने बच्चों को संविधान के बारे में बताना है। संविधान जब तक नहीं बताइएगा तब तक अपना अधिकार बच्चों को नहीं समझाइएगा और संविधान के ही द्वारा हमारा बच्चा अपना अधिकार समझेगा। अगर हम वेद का बताएंगे तो वेद से मेरे बच्चा का कोई हक अधिकार नहीं मिलने वाला है। मैं इतना ही बात कह के समाप्त करती हूँ और अपना ज्यादा समय नहीं लेती हूँ। धन्यवाद करती हूँ। जय निवासी, जय। बहुत धन्यवाद मैडम। और संविधान के बारे में आपने बताया और
और अभी तो मालूम ही होगा सभी को कि जो 33% जो आरक्षण महिलाओं के लिए लागू हुआ है, तो किनके लिए लागू हुआ है? जो मोदी ने कहा कि सभी महिलाओं के लिए ये 33% आरक्षण लागू हुआ है, तो सभी महिलाओं को कौन सी महिला है ये? लेकिन ये सबसे ज्यादा है कि जो वो 2024 का चुनाव जो है वो जीतने के लिए जिस तरह से स्वर्णों को 10% आरक्षण का दिया गया था, उसी तरह वो अपनी ही स्वर्ण घर की महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है। वो हम सब के लिए नहीं दिया है। ये सब जानकारी हमारे समाज में कैसे आएगी? हमारे समाज के महिलाओं को मालूम होगी कैसे? उनको तो ये भी पता, जब तक अपने संविधान की पता नहीं होगी, इतिहास के बारे में, महापुरुषों के बारे में पता नहीं होगी, तो वो अभी जो होने वाले व्यवस्था में जो ये सब लागू हो रहे हैं, क्या उनके बारे में मालूम हो पाएगी? कैसे मालूम हो पाएंगे? क्योंकि वो घर में ही बंद रहेगी, घर से निकलेगी नहीं, हमारे पुरुष भाई उनको बताएंगे नहीं, तो कैसे उनको मालूम होगा? और जब मालूम नहीं होगा तो वो किसी भी आरक्षण, या हम अपने बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, बेटियों को पढ़ा रहे हैं, तो क्या सोचकर पढ़ा रहे हैं कि कल के दिन वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, कहीं उनको अच्छी सी जॉब मिल जाए, उसका जीवन सफल हो जाए। जब वो हमारा वहाँ पर आरक्षण ही नहीं रहेगा, हमको वहाँ हक अधिकार नहीं मिलेगा, वो खत्म हो जाएंगे, तो क्या फायदा इसे पढ़ाने से? तो मैं सभी से अनुरोध बार बार यही करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में, चाहे पुरुष हो या महिला हो, अपने घरों में जाकर के इस बात को समझे, अपने महापुरुषों के बारे में जाने और अपने सभी परिवार को बताएं। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले वक्ता के रूप में मैं अश्मती ममता जायसवाल, जो प्रदेश अध्यक्ष बीएमपी महिला प्रकोष्ठ बिहार से हैं, मैं उनको यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करती हूँ, वो आए और अपनी बातों को रखें। जय मूल्यवासी साथियों, इस मीटिंग हॉल में जितने भी हमारे क्रांतिकारी साथी उपस्थित हैं, सबको क्रांतिकारी अभिवादन। और सबसे पहले हमारे जो इस आंदोलन के जनक, हमारे पूर्वज, हमारे महानायक और नायिका महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब, शेख फातिमा और माता रमाई, जिन्होंने अपनी जीवन को कुर्बानी दे करके हमें ढंग का कपड़ा पहनने का आज़ादी दिया, उनको नमन करती हूँ। और साथ साथ इस सभागार में उपस्थित जो वामसेट के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मसराम साहब, उनको मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और जो हमारे वामसेट के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अर्जुन प्रसाद सर, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शुक्र पासवान सर जी, और प्रदेश प्रभारी हमारे डॉक्टर मायाशंकर कौशल सर, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करती हूँ। साथ साथ ये हमारा जो वामसेट का ऑफिस है, बहुजन मुक्ति पार्टी का भी ऑफिस है यहाँ, उस ऑफिस में तमाम जितने हमारे क्रांतिकारी साथी, हमारे बच्चे हैं, उनका भी स्वागत करती हूँ। मीडिया प्रभारी माननीय ज्योति सर, जिन्होंने मीडिया के द्वारा एक चिंगारी की तरह ये आग हमारे आंदोलन को फैलाने का काम कर रहे हैं, सामाजिक आभार। और वामसेट के अंतर्गत जो लगभग 89 विंग्स बने हैं, जिसका भारत मुक्ति मोर्चा भी एक विंग्स है, जो क्रांतिकारी आंदोलन का संगठन बनाया गया है, जिसमें आज उस विंग्स के तहत भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ का पहला राज्य अधिवेशन बिहार में हो रहा है। और आप लोग उस राज्य अधिवेशन के पार्ट हैं, अंग हैं और सहभाग साथ हैं। तो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विद्या ज्योति मैडम जी को मैं स्वागत करती हूँ, और भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव माननीय साहिस्ता परवीन मैडम, जो हमारे साथ सामने उपस्थित हैं, उनका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। साथ साथ हमारे मूल निवासी महिला संघ के माननीय किरण जी, सुधा जी, हमारी जितनी भी बहन उपस्थित हैं, मैं सबको अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ।
साथियों, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आधी आबादी हमारी है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आधी आबादी हमारी है, इस वर्ल्ड में आधी आबादी के हम मालिक है और संख्या अनुपात में आज भी हमारी भागीदारी सबसे कम है। तो ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं हम एक तो ब्राह्मणों का गुलाम है और हम आज भी पुरुषों का गुलाम है, जिसके वजह से आज हमारी संख्या दर बिल्कुल नगण्य है। तो बड़ी दुख होता है। दूसरी बात है कि आप समझ सकती हैं कि भारत मुक्ति मोर्चा महिला विंग की स्थापना क्यों किया गया। हमारे साथियों ने, हमारी बहनों ने सभी मुद्दे पर बहुत बारीकी से समझाने का काम किया, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि भारत मुक्ति मोर्चा विंग्स की स्थापना क्यों की गई, ऐसी क्या जरूरत पड़ी। तो साथियों, बामसेफ ऐसा संगठन है जो पूरे भारत में बैकवर्ड क्लास यानी कि 6743 जातियां का जो परेशानी है, समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए लगातार आंदोलन कर रही है। तो बामसेफ हमारे कर्मचारियों का संगठन है, तो रोड पर, रास्ते पर हमारे लिए आंदोलन नहीं कर सकता। उसी तरह मूल निवासी महिला संघ, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ जो हमारा विंग्स है, वो भी कर्मचारियों का है। उसमें जो महिलाएं हैं वो सड़क पर उतर गया, क्योंकि हम लोग सड़क पर उतर करके अपने हक अधिकार के लिए सांसद तक, सचिवालय से संसद तक की आवाज बुलंद करके अपना आंदोलन चला सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। हम सब साथियों से ये कहना चाहते हैं, हर एक महिला और हर एक पुरुष अपने अपने महिला को साथ लाए। महिला संघ, राष्ट्रीय मूल निवासी के तरफ से हम महिला और हर एक पुरुष अपना महिला को लाए ताकि अपना संगठन आगे बढ़ाए। इसीलिए हम लोगों को जो है ब्राह्मणवाद से छुटकारा मिल सकता है। अगर नहीं इस संगठन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अगले सप्ताह में जो है दीदी जैसे बताई है वैसे ही नंगा नचाने का व्यवस्था में वंचित किया जा सकता है। इसीलिए हम सभी भाई एवं बहनों से कहते हैं, जो बाबा साहब को कहना मानो और अपना संगठन आगे बढ़ाओ। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद समय को ध्यान में रखते हुए, और बहुत अच्छी बातें बताई। एक शब्द बोले लेकिन बहुत अच्छी। और अगले कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं अब इस मंच पर जो कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे श्रीमती साइसा परवीन, मैं उनको इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ और उनका तालियों से स्वागत करती हूँ। मैडम साइसा परवीन। इस कार्यक्रम में उपस्थित आज बिहार से आए हुए तमाम साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और दिल से अभिनंदन। सभी साथियों को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, जय मूल निवासी, जय भीम। साथियों, आज भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ का ये प्रथम राज्य अधिवेशन है और ये अधिवेशन भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ का लगभग बिहार के कई राज्यों में हुई है और आज 24 तारीख को यहाँ ये बिहार में भी ये महिलाओं के अधिवेशन हो रही है। इसे आज के कार्यक्रम की जो विषय है उस विषय से पहले मैं कुछ मुद्दे पे बात करना चाहूंगी। आज का ये अधिवेशन था और अधिवेशन के अनुसार आज की जो उपस्थिति है हमारी वो बहुत कम है। इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम लोग खुद हैं, क्योंकि शायद हम लोगों ने, हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुने, हम लोगों ने कहीं ना कहीं कोई कमियां छोड़ी हैं, जिसका ये परिणाम है कि हम लोग इस अधिवेशन को बढ़िया ढंग से सफल नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बातें मैं निराशा मन में पालने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बल्कि जब हमारा आगे कार्यक्रम हो इस पे हम लोगों को विचार करने की जरूरत है और काम करने की जरूरत है कि आखिर हम लोग कहाँ पे असफल हुए। अगर हमारे टीम के जो 10 महिलाएं हैं, अगर 10 महिलाओं ने अपने टीम में
10-10 लोगों से बात करने का काम किया होता। जैसे मैंने अभी बिहार के 9 प्रमंडल है, 9 प्रमंडल में एक एक दिन का 3-3 प्रमंडल मिलाकर के कार्यक्रम लिया ऑनलाइन, और उस ऑनलाइन कार्यक्रम का ये परिणाम थोड़ा सा मेरे दिख रहा है, लेकिन इससे अधिक होना चाहिए था। हमारी महिलाओं की प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों के पास मोबाइल है, साधन संसाधन है, लेकिन उसका प्रयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं, हमारे सामान का हम लोग प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ये समस्याएं हम महिलाओं के अंदर समस्या नहीं, कमियां हैं ये। इस कमियां को हम लोगों को दूर करने की जरूरत है। अभी से पहले बिहार में हम लोगों ने कई महिलाओं के अधिवेशन लिए हैं, जिसमें संख्या बहुत ज्यादा रहती थी, लेकिन आज एक और मुद्दा है कि 24 तारीख को बिहार में 2-3 कार्यक्रम आज के डेट में लगे हैं, बक्सर में कार्यक्रम हो रहे हैं, और आज बनारस में भी राष्ट्रव्यापी वहां पे भी आंदोलन है। 1 लाख लोगों का मोर्चा प्रोफेसर विलास खराज साहब निकाल रहे हैं, और अभी पुणे में भी एक कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन उसकी वजह से हमारे कार्यक्रम पे अब प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इस विषय पे मैं बता रही हूँ कि हमारे जो भी कार्यकर्ता है इसको ध्यान पूर्वक देखें, क्योंकि अगर हम लोग इस पे चर्चा नहीं करेंगे, हमारी समस्या है, हम लोग इस पे चर्चा नहीं करेंगे, तो दूसरे क्यों करेंगे, और दूसरे करेंगे तो फिर आपका समाधान क्यों करेंगे। ये संगठन का वो सिद्धांत ही है ना कि जिसकी समस्या समाधान अपना अपना खुद करो, तो हम लोगों को उस पर काम करने की जरूरत है। और एक बात और कि इसके लिए ज्यादा पढ़ा लिखा होना भी जरूरी नहीं है, हम अपने काम को अपने अनुसार कर सकते हैं। अभी की डेट में मोबाइल हर किसी को चलाने आता है, हर कोई 10 आदमी से बात करते हैं, और संगठन के काम को भी कर सकते हैं। दूसरा कि इसके लिए कोई आजकल हर किसी के फोन में 2 GB डाटा मिल रहा है, और वो हम लोग बच्चे हमारे इधर उधर करके खर्च कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आता है कि हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं से अपील है कि अभी जब कोई भी कार्यक्रम लगे तो अपने टाइम प्लानिंग बनाकर, चूंकि हमारा प्लानिंग है, बाउंडेड हमारा प्लानिंग है, आप स्टेट लेवल के हैं तो आप प्रमंडल लेवल के कार्यकर्ताओं से बात करें, फिर जिला लेवल के कार्यकर्ताओं से बात करें, फिर जिला लेवल के कार्यकर्ताओं के बोले वो अपना तहसील लेवल के कार्यकर्ताओं से बात करें, और अपना मीटिंग लगाए, फिर हमारा कोई भी कार्यक्रम सफल होगा। ये कार्यक्रम को हम सफल नहीं मान सकते, क्योंकि हमारी जो पहले कार्यक्रम हुई वो बहुत सफल रही थी। इसके लिए हमें खेद है, लेकिन निराशाजनक बात नहीं, हम आगे इससे अच्छा और करेंगे। आज ये हम संकल्प लेंगे। अब आगे मैं मुद्दे की बात करती हूँ। आज का विषय है महिलाओं के राष्ट्रव्यापी संगठन के बगैर महिलाओं की समस्याओं का समाधान संभव नहीं, एक चर्चा। साथियों, आज बहुत सारी हमारी महिलाओं ने यहाँ पे जो आए हैं तो देखा होगा कि भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ है नाम। पहले हम लोग आते थे कार्यक्रम में तो राष्ट्रीय मूल्यवासी महिला संघ, चूंकि वामसे संगठन के 100 विंग्स है, 100 विंग्स बनाए गए, और सभी में से लगभग बहुत सारे संगठनों का निर्माण हो गया है। तो राष्ट्रीय मूल्यवासी महिला संघ एकमात्र संगठन था महिलाओं का, जिसमें महिलाओं को नेतृत्व करने का अवसर प्रदान किया गया। लेकिन समय के अनुसार आंदोलन में परिवर्तन आता है, समय के अनुसार इसमें भी परिवर्तन किया गया। क्योंकि हमारे समाज में जो एम्प्लॉइज महिलाएं हैं, जो शिक्षक हैं, जो डॉक्टर हैं, जो टीचर, ये लोग हैं, इन लोगों का भी एक संगठन होना चाहिए। तो राष्ट्रीय मूल्यवासी महिला संघ अब एम्प्लॉइज महिलाओं का संगठन है। ये बात आप लोग अच्छे से समझ लें। आज राष्ट्रीय मूल्यवासी महिला संघ एम्प्लॉइज महिलाओं का संगठन है, और वहां पर डॉक्टर, टीचर्स, जो नौकरी में महिला है, एम्प्लॉइज महिलाएं, वो लोग रहेंगी। और भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ में तो नॉन एम्प्लॉइज महिलाएं हैं, जो खुद को कहती है कि कुछ नहीं करते हैं, घर के जो काम करने वाली महिलाएं होती हैं, बड़ा दुख होता है इस सबसे। वो उनके लिए है कि हम लोगों को इसमें रहना है। अब इस संगठन बनाने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि जो एम्प्लॉइज महिलाएं हैं, संगठन अब बहुत आगे बढ़ चुका है हमारा आंदोलन, और अब हम लोगों को लड़ने भिड़ने की जरूरत है, रोड पर आने की जरूरत है, शासन प्रशासन से भिड़ने की जरूरत है, सड़क चौराहे पर आकर। तो भारत मुक्ति मोर्चा विंग्स का निर्माण इसलिए किया गया 2021 में कि जो एम्प्लॉइज महिलाएं हैं वो लोग रोड पर आके आंदोलन नहीं कर सकती हैं, वो शासन प्रशासन से नहीं भिड़ सकती हैं। इसलिए जो हमारी मदर ऑर्गेनाइजेशन है वामसेप, वैसे ही हमारी मदर ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय मूल्यवासी महिला संघ है, जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा कुंदा तरोटे मैडम है, और भारत मुक्ति मोर्चा जो महिला संघ है उसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा
जो विराजती मैडम है। तो ये दोनों संगठनों में अंतर समझ में आया कि हम लोग भारत मुक्ति मोर्चा की महिला है, हम लोग हर संगठन को सहयोग करेंगे। अगर राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ का कार्यक्रम होगा हम वहां भी जाएंगे क्योंकि महिलाओं का बात आता है, और भारत मुक्ति मोर्चा का कार्यक्रम होगा हम यहाँ भी आएंगे क्योंकि महिलाओं का मामला है। उनके पास माइंड और मनी है, समय नहीं है, समय हमारे पास है। उन लोगों का समय बॉन्डेड है, बंधा हुआ है, हमारा समय बंधा हुआ नहीं है। तो भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ में ये फर्क है। भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ का निर्माण 2021 में किया गया, आपके लखनऊ के एक कार्यक्रम में इसका घोषणा किया गया था। तो ये बात एक साफ हो गई। आज का जो मुद्दा है महिलाओं के ऊपर में कि राष्ट्रव्यापी संगठन बनाए बगैर हम अपने आंदोलन का मतलब वो संभव नहीं है, समाधान नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही समस्या है। ये अपने अनुभव से भी मैं बता रही हूं। जब हम यूपी गए, जब हम बिहार रहे, जब हम बंगाल गए, महाराष्ट्र गए, दिल्ली गए, तो जो समस्या यहाँ की महिलाओं की है वही समस्या वहां की भी महिलाओं की है। जो समस्या एसटी की महिला की है वही समस्या एससी की महिला की है, वही समस्या ओबीसी की महिला की है, वही समस्या माइनॉरिटी की महिला की है। मतलब ये जो जितनी भी समस्याएं हैं वो किसी एक क्लास की महिला के लिए नहीं है। नॉमिनेटेड की जो महिला है उसकी भी वही समस्या है। हमारी कुछ लोगों से बात हुई, अक्सर अपना अनुभव हम बता रहे हैं, हमने सफर किया कई जगह, अक्सर लोग हमसे यही पूछते हैं आप टीचर हैं क्या? हमने कहा नहीं। कैसे लगे आपको टीचर? आपके बातचीत करने के दौरान लगा कि आप टीचर हैं। हमने कहा नहीं। हमने कहा कि आप मर्दों की जो लेवल है वो यहीं तक है क्या कि आप टीचर हो सकती हैं? हम टीचर ही हो सकते हैं क्या? उससे आगे भी हो सकते हैं। फिर हमने उनका परिचय देना हमने जरूरी समझा। हमने उनको परिचय दिया कि हम संगठन की राष्ट्रीय सचिव हैं और बहुत ऊंचे लेवल पे काम करते हैं, याद रखिएगा इसको। अब समय बदलाव का आया है, अब समय वो नहीं रह गया है। वामन में श्याम साहब ने हम महिलाओं के अंदर नेतृत्व निर्माण करके बहुत बड़ा चीज खड़ा कर दिया है। हमने एक बात उनको और भी कहा कि क्या पैसा कमा के देंगे तो ही ठीक रहेंगे? संगठन में काम करते हैं, बहुत बड़ा काम करते हैं हम लोग, बहुत बड़े उद्देश्य के लिए। तो ये जो बातें हैं ये हमारे अनुभव की बातें हैं, हमारे साथ जो हुआ हमने आपको बताया। तो ये जो समस्याएं हैं महिलाओं की, ये बिहार में भी वही है। जो बातें हमसे बिहार में पूछी गई वही बातें हमसे यूपी में भी पूछी गई, सफर के दौरान वहां भी हमसे पूछी गई, और यही सेम बात वहां कुछ अलग उन्होंने नहीं पूछा। तब हमने कहा था उनको कि आप मर्दों की लेवल यहीं तक है क्या? एक बात। दूसरी बात कि जब समस्या एक है तो समाधान भी एक होना चाहिए। समाधान पे हम लास्ट में आएंगे। अभी आप लोगों ने देखा होगा हमारी एक बहन के साथ मणिपुर में जो हादसा होता है वो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा था। उसी के तुरंत बाद एक और बेटी के साथ गोली मारकर दिन दहाड़े उसका वीडियो वायरल करते हैं, और उसकी फिर भी उसके बाद उनको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये सारे करने वाले लोग कौन हैं? हमारी बहनों के साथ वो आदिवासी लड़की थी। फिर अभी हाल ही फिलहाल यूपी में एक पुलिसकर्मी जो महिला है, जो पोस्ट पे है, उसको मतलब कि पूरा परेशान करके उसको उसके साथ रेप करके उसको बोगी के अंदर सीट के अंदर मार के जान मार के उसको ठुसे हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि भारत में किसी एक महिला के साथ समस्या है, ये भारत की हर महिला के साथ समस्या है। और हम लोग कोई भी सुरक्षित नहीं है। जब वो पुलिस महिला सुरक्षित नहीं तो हम लोग कौन है? इसलिए वामन में श्याम साहब ने, मेरा हैंड कीजिएगा, वामन में श्याम साहब ने हम महिलाओं को राष्ट्रव्यापी संगठन बनाकर इसमें काम करने के लिए दिया है। और हमारी लड़ाई अगर हम नहीं लड़ेंगे तो फिर लड़ेगा कौन? हम लोगों को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना पड़ेगा। ये एक बात है। संगठन में काम कैसे करना है? संगठन में 5 सूत्री कार्यक्रम बनाया गया है जो हम महिलाओं के लिए है। प्रशिक्षण, प्रबोधन, प्रशिक्षण, नेतृत्व, ये 5 मुद्दे हैं। हम लोग इस पर काम करेंगे और फिर हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है कि महिलाओं के अंदर नेतृत्व निर्माण नहीं किया गया है। आज अगर समाज में हम किसी महिला से पूछते हैं कि आप क्या करती हैं, तो वो क्या बोलती हैं? सामान्य रूप में जवाब देती हैं, कुछ नहीं करते हैं। मतलब महिलाओं को यह एहसास दिला दिया गया कि आप कुछ नहीं करती हैं,
वहीं जब हमारे पुरुष है वो 6 से 8 घंटा काम करते हैं तो वो कहते हैं कि हम कुछ करते हैं। हम 14 घंटा टाइम देते हैं अपने घर को और कहने के लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं। सिंपल सा जवाब, हम कुछ नहीं करते हैं। तो ये भी सोचने का, विचार करने का विषय है। ये एक विचार करने का समय है। अगर हम लोग इस पे चर्चा नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा कि हम लोगों को मानसिकता ही बदल दिया है। हम लोग खुद कहते हैं कि हम लोग कुछ नहीं करते हैं, सोते भी नहीं है बच्चों की परवरिश करने के लिए, रात को भी हम लोग ही जागते हैं। ये समस्या सिर्फ भारत की, सिर्फ बिहार की नहीं है, ये पूरे भारत की है। और जो काम करने वाली महिला नहीं है उनकी नहीं, जो काम करने वाली महिलाएं हैं उनकी भी यही समस्या है। हमने काम किया है डॉक्टर्स मैडम लोग के साथ में, टीचर्स मैडम के साथ में, वो लोग भी यही बात बताती हैं कि कितना देर भी बाहर में ड्यूटी करे, घर आने के बाद खाना उनको ही बनाना है। पति अगर ड्यूटी करे, घर आने के बाद खाना उनको नहीं बनाना पड़ता, उनको फिर हम ही पानी ले जाके देते हैं, चाय का प्याला भी ले जाके हम ही उनको देते हैं। तो इन सारी मुद्दों पे हम बात करेंगे। दूसरा, भारत में जो ये जितनी भी चीजें चल रही हैं, इन सबका एक मूल कारण है ये ब्राह्मणी व्यवस्था। ये जो भारत में 3% लोग हैं जो ब्राह्मण है, विदेशी हैं, उन लोगों ने ऐसा जाल बनाया है, महिलाओं को फंसा दिया है कि हमको वहां से निकलने नहीं दे रहे हैं और हम महिलाओं को बिल्कुल भी बंद करके, बांध करके रखे हुए हैं। ये ब्राह्मणों ने ऐसी व्यवस्था बनाई। आपको बता दें कि 1948 से 1956 तक ज्योतिबा फुले से लेकर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये गैर बराबरी की व्यवस्था की लड़ाई लड़ी और उसी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आज इस लड़ाई को आगे लेकर जा रहे हैं। ब्राह्मणों ने गैर बराबरी की व्यवस्था में जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता की व्यवस्था और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लेकर के आए, जो जिसकी लड़ाई डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले से लेकर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तक लड़े और अभी तक उस लड़ाई में हम लोगों को इंसाफ नहीं मिला है। इसलिए हम लोगों को अभी जो हम लोग कर रहे हैं, इसी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, आंदोलन को आगे लेके जा रहे हैं कि हमको मेरी जो हक की चीज है वो तुम दो। एक बात, अभी महिलाओं को, चूंकि समय कम है इसलिए मैं बातों को मिला रही हूं, महिलाओं को दृढ़ संकल्प होकर काम लेना पड़ेगा। जैसे कि मैं, पानी सिर्फ एक जगह तो नहीं हुआ ना, ये पूरे बिहार में हो रहा है पानी, भारत में हर कई जगह हो रहा है। मिट्टी के हैं जो हम लोग गल जाएंगे, मिट्टी की तो नहीं है। हमारा उद्देश्य सबसे बड़ा है, अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए जहां तक होगा, जैसे होगा, जान की बाजी लगा देंगे। यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना, हमारा इंपॉर्टेंस क्या है ये हमको खुद समझना पड़ेगा। हम यहाँ आकर क्या पाए हैं, क्या लेकर जा रहे हैं, ये हमको खुद समझना पड़ेगा। और भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ की महिलाएं साधारण महिलाएं नहीं है, बल्कि उनसे आज IAS IPS से लेकर के डॉक्टर, इंजीनियर्स को अपनी बातों को समझाती हैं और बताती हैं कि भारत में चल क्या रहा है, आपको नहीं पता, हमको पता है और सही है, वो सही समझाती हैं। तो यहाँ कोई साधारण मामला तो चल नहीं रहा है। आज हम लोग चौकी से लेकर के, चौका से लेकर चौकी तक बैठने के लायक हो गए हैं, मतलब घर से निकल के यहाँ तक तो आए। अब समय है चौराहे पर आने की। जब तक हम लोग चौराहे पर नहीं आएंगे, हमारे समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है। ये जो ब्राह्मण लोग चाहते हैं कि हम लोग बस यही कहते रहे सारा जिंदगी कि हम लोग कुछ नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि महिलाएं जिस दिन जाग जाएंगी हमको छोड़ने वाली नहीं है। उन्होंने हमारी व्यवस्था को बदला, मातृसत्ता देश था, हम देश पर राज करती थी, आज हमें गुलामों की गुलाम बनाकर रखे हुए हैं। तो वो जान रहे हैं कि छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए हम लोगों को अंदर से दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा कि हमको इस काम को करना है। हम स्वस्थ नहीं है तो हमारे घर से, परिवार के लोगों को तैयार करना है, अपने समाज में 1 से 2 महिलाओं को जोड़ना है और आंदोलन करना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमें अपने बच्चों की लाइफ की, आगे वाली जनरेशन की परवाह है। अगर आज हम नहीं लड़ते हैं तो हमारी जो जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है, वो पूर्णतः गुलाम हो जाएगी। ये गुलामी और आजादी का मामला है।
भारत में लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाया है, उन्हें सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दिया गया है, वो कुछ सोचना ही नहीं चाहते हैं। मतलब हमारे बच्चे जब स्कूल जाएंगे तभी ना कलेक्टर बनेंगे, डीएम बनेंगे, अफसर बनेंगे, और वो रोड पर रहेंगे क्या बनेंगे फिर? टपोरी या नशेड़ी गजरी बनेंगे ना। तो यहाँ जो मामला चल रहा है ये बहुत बड़ा मामला है और इसका बहुत बड़ा उद्देश्य है। आगे अभी एक मैडम ने चर्चा किया, मुझे अच्छा लगा सुन के, कि महिलाओं के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लाया है और उस हिंदू कोड बिल में हम लोग को पूरा अधिकार दिया है, पूरा अधिकार, बहुत शक्तिशाली पावरफुल है। हम लोग अपने अधिकार को जान ही नहीं रहे हैं। हिंदू कोड बिल के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया था ना मंत्री पद से। ये हमारी पढ़ी लिखी कितने महिलाओं को पता है? कितनी महिलाएं इस बात को समझ रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 5 बच्चों की कुर्बानी दी, रमाबाई को खो दिए सिर्फ महिलाओं के लिए। और जो हमारी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं बाबा साहब अम्बेडकर, उन्हें बाबा साहब को याद नहीं आता है उनको कि कोई महापुरुष हमारे लिए संघर्ष किया, तब आज का फल, उसका फल हमको मिल रहा है। तो ये बातें हमारी महिलाओं को समझनी पड़ेंगी, जो नहीं पढ़ी लिखी से लेकर के हर महिलाओं को इस बात को समझनी पड़ेगी कि हमारे लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल क्यों रखा। और अगर हमारी सारी महिलाएं हिंदू कोड बिल को पढ़ लें फिर वो खुद ब खुद पावरफुल हो जाएंगी, लेकिन वो पढ़ने का काम करती नहीं है। अभी इंस्टाग्राम पे रील्स देखने में लगी रहती है, अक्सर मैंने कितनी महिलाओं को देखा, क्या मिलता उससे? आंदोलन की बातें करो, कुछ मिलेगा, कुछ फायदा होगा, लेकिन ये तो 100 रुपये से बना दिया गया है ना। इसका एक और कारण है, जो ब्राह्मणी व्यवस्था है उसमें सबसे बड़ा रोल निभाता है टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। टीवी के माध्यम से वो हमारे लोगों को, हमारी महिलाओं को सबसे ज्यादा मानसिक गुलाम बनाया। अभी हमारी महिलाएं सीरियल देखती हैं, वो सास बहू की कहानी, एक सास दूसरी सास की पुतों की दुश्मन है, पुतों फिर सास की दुश्मन है, जेठानी फिर देवरानी की दुश्मन है, ननद फिर भाभी की दुश्मन है, ऐसा ही बस दिखाते रहता है उसमें। और वही हमारी महिलाएं सीखती हैं, कुछ अच्छा दिखाओ, कभी सावित्री फुले की कहानी बताओ हमारी महिलाओं को, तो चिंगारी बनेंगी ना। तो इस पे ब्राह्मणी मीडिया चर्चा नहीं करती है, वो जानती है कि ये क्या मामला है आगे लेकर के जाने का। हिंदू कोड बिल पढ़ेंगी तो उनके लिए फायदे की बात होगी। दूसरा, अभी हाल ही फिलहाल महिला आरक्षण पे बात की गई है 2-3 दिन पहले। हमने देखा कि सांसद भवन में जो महिलाएं जानी चाहिए वो गई नहीं। वहां गई कौन? द्रौपदी मुर्मू जी नहीं गई, जो हमारी भारत की राष्ट्रीय क्या कहता था उनको, है ना, वो है, उनको नहीं बुलाया गया। और जो नचनिया गवनिया है उनको बुलाया जा रहा है। ये हेमा मालिनी, ये क्या नाम है उसका, वो कंगना रनावत। ये बातों से द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी राष्ट्रपति हैं उनको नहीं बुलाया गया। और ये मामला इसलिए है क्योंकि उन्होंने 33% आरक्षण क्यों दिया, 50% क्यों नहीं? क्योंकि वो जान रहे हैं 50% पे SC ST OBC की सारी की महिलाएं चली आएंगी। 33% दे रहे हैं, ये सिर्फ ब्राह्मण समाज की महिलाएं होंगी उसमें। अभी भी है जो महिलाएं सांसद भवन में हैं, जो वहां बैठी हुई हैं, क्या वो हमारी बोली बोलती हैं? क्या वो हमारे लिए लड़ती हैं? क्या हमारी आवाज उठाती है? स्मृति ईरानी हो गई, सुषमा स्वराज हो गई, हेमा मालिनी हो गई, ये बात रखने वाली है क्या हमारी? कांसीराम साहब ने कहा था कि अगर सांसद भवन के जाने के अंदर लायक नहीं हो तो सांसद भवन के बाहर इतनी भीड़ इकट्ठा कर दो कि तुम्हारी आवाज अंदर तक गूंजे। अब समय वही आ गया है। अगर वो महिलाएं हमारे लिए आवाज नहीं उठा रही हैं, भारत मुक्ति मोर्चा महिला माध्यम के संघ से हम लोग इतनी भीड़ इकट्ठा करेंगी, सांसद भवन में हमारी आवाजें गूंजेंगी। शुरुआत हम लोग कर चुके हैं, अब इस पे काम करने की जरूरत है। महिला आरक्षण को पूर्ण रूप से लागू नहीं करना, यह भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। दूसरा, मैं मुस्लिम होने के नाते थोड़ी सी मुसलमान मुद्दे पे बात करना चाहूंगी कि भारत में मुसलमानों की भी बहुत सारी ज्वलंत समस्याएं हैं, जिस बात पे हमारे जो लीडर जीत कर जा रहे हैं वो लोग उस पर काम नहीं कर रहे हैं। अभी हर जगह देखिए तो हर एक लाख को कहीं से पैदा करके उसको आतंकवादी बना के घोषित करके मार दिया जाता है। तो क्या हमारे कांग्रेस के नेता नहीं होते हैं? तो क्या हमारे बीजेपी के नेता नहीं होते आवाज उठाने के लिए? और दिन दहाड़े वीडियो बना के वायरल किया जाता है। इत्तेफाक से 1 लाख की बीवी का नाम भी शाइस्ता परवीन था। तो इन सब मुद्दों पे भारत में मुसलमानों के साथ भी वही समस्या है।
लेकिन जो हमारे मुस्लिम लीडर जा रहे हैं चुन के, वो इन बातों को नहीं कर रहे हैं। हमारे बच्चों को भी पढ़ने की प्रॉब्लम है, स्कूल में जाने की, उनके साथ भी छुआछूत होता है, उनके साथ भी भेदभाव होता है, लेकिन उसमें भी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। और ये वही लोग हैं जिन लोगों ने हमें स्तन ढांकने का अधिकार नहीं दिया, आज हिजाब लगाने पर रोक लगा रहे हैं। मैं इस बात में भी बोलना चाहूंगी कि वही लोग हैं जिन्होंने हमारे पूर्वजों को स्तन ढकने का अधिकार नहीं दिया, आज हम मूलवासियों को हिजाब लगाने से रोक रहे हैं। तो क्या हमारे समाज के मुस्लिम लीडर्स नहीं है? कि हमारी मुस्लिम समाज की महिलाएं नहीं है इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए? संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया है। हम जिस समाज से हैं, हम जहां हैं वहीं रह के अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, और इस पे रोकने का आपको कोई अधिकार नहीं है जिस समुदाय से हैं। तीसरा, कांग्रेस और बीजेपी ईवीएम की बात आती है तो भारत में अभी सबसे बड़ा मुद्दा है ईवीएम का। हमने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि आप सीमा हैदर की बात कर रहे हो, आप एसडीएम की बात कर रहे हो, ईवीएम की बात क्यों नहीं करते हो? डर लगता है क्या कि वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के लोग दिन रात तो बोले रहे, कहीं हम बोलेंगे तो आग न लग जाए? ईवीएम पे चर्चा करके देखो। ईवीएम की वजह से आज हमारे वोटों का हनन हो रहा है। ईवीएम की वजह से आज हमारे जो सरकारें नहीं बन पा रही हैं। ईवीएम की वजह से हमारा जो सबसे बड़ा अधिकार है, वोट का अधिकार, उसको खत्म करने का काम किया जा रहा है। साथियों, ये सारे मुद्दे भारत में चल रहे हैं, और भारत मुक्ति मोर्चा महिला संघ के माध्यम से जो जितने भी मुद्दे पे हमने बात किया, पूरे भारत में इसी मुद्दे पे बात की जा रही है। क्योंकि समस्या एक होगा तो समाधान भी एक होगा। समस्या एक है, हम समाधान भी एक ही करेंगे। अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाएगी तो आपको आने वाली पीढ़ियां उसका बदला अवश्य लेंगी, लेकिन अन्याय सहते हुए यदि आप मर जाते हैं तो आने वाली पीढ़ियां भी आपकी गुलाम हो जाएंगी। कम से कम एक कहानी सुनाती हूं आप लोगों को। एक जंगल में एक आग लगी थी, और उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। जंगल में जब आग लगी तो सारे जानवर जंगल को छोड़ के जाने लगे, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया अपने चोंच से पानी ले लेकर जंगल को बुझाने का काम कर रही थी। तो बहुत सारे जानवरों ने देखा, हंसने लगे, तुम्हारे ये एक बूंद पानी से क्या होने वाला है, कुछ तो नहीं होने वाला है। तो उस चिड़िया ने जवाब दिया कि मानते हैं मेरे एक बूंद पानी डालने से जंगल का कुछ भी नहीं होने वाला, आग नहीं बुझने वाली है, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा उस इतिहास में मेरा जो नाम है वो भागने वालों की लिस्ट में नहीं होगा, बचाने वालों की लिस्ट में होगा। वो छोटी सी चिड़िया कहती है। तो यही बात है, हम लोग जो इस आंदोलन में जुड़े हैं, इस कारवां में जुड़े हैं, आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा तो शाइस्ता परवीन का नाम बचाने वालों की लिस्ट में होगा, न कि गुलामों की लिस्ट में होगा। आज हम खुद को आजाद मानते हैं, क्योंकि घर से अकेले निकलकर यहाँ तक आ जाना एक आजादी का सबूत है। एक समय ऐसा था कि हम लोगों को घर से निकलने पे पाबंदी थी, लेकिन आज जब एहसास हुआ कि आने वाला समय में अगर आज हम लीडरशिप नहीं करते हैं तो कल हमको नीचे बैठ के सुनना पड़ेगा। ऐसा हुआ भी। एनआरसी के समय में आप लोगों ने देखा होगा, गली गली, चौराहे चौराहे बहुत सारे कैंप लगाए गए थे, ठीक है, और वहां पे अधिकतर मुस्लिम समाज की बड़े बड़े घरों से औरतें आके बैठी थी, जो कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन नीचे बैठती थी। और शाइस्ता परवीन का बिहार के हर जिले से फोन आता था, मैडम आपका प्रोग्राम चाहिए। हमने तैयारी की, हमने खुद को इस लायक बनाया, तो हम जाकर लोगों का प्रबोधन लेते थे, महिलाओं को कार्यक्रम लेते थे। तो ये एक बात है, बाहर तो महिलाएं निकलेंगी, आज नहीं तो कल, क्योंकि ब्राह्मणों ने ऐसी बनाई ही है। आज इस महिला के साथ हो रहा है, कल उस महिला के साथ, मतलब वही वाली कहानी सुने है ना, कि जो मुर्गी बहुत सारी रखी रहती है दरबार के अंदर में, हर थोड़ी देर पे एक को निकाल करके उसको काटा जाता है, जब किया जाता है, तो दूसरी वाली मुर्गी ना दाना सुनती रहती है, तो उठ के वो देख लेती है, अब फिर कहती कि उसको ना मारा जा रहा है, हमको थोड़ी, फिर वो खाने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद उसका हो गया, फिर दूसरे को निकाला, तो फिर एक मुर्गी सोचती है उसको ना ले गया, हमको थोड़ी, फिर वो खाने लगती है। भारत में अभी वही चल रहा है। बारी सबकी आएगी एक न एक दिन, तो डर के जीने से अच्छा है कि लड़ के मर जाएं।
लड़ के मर जाए। आज हम इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ये हमारी लड़ाई जब तक हमारी जिंदगी रहेगी ऐसे ही चलते रहेगी। हमने कहा था, एक आदमी से हमारी बात हुई, हमने उनको कहा कि देखिए कल हम भी जाएंगे और हम भी बोलेंगे, तुम जो 33% आरक्षण दिए हो, खुश नहीं हम मुझसे, राजी नहीं हम मुझसे, हम उसको नकारते हैं। हमें नहीं चाहिए 33%, हमें 50% चाहिए। हम आधी आबादी है और हमें 50% ही चाहिए। तुम बोलोगे हम लेके रह जाएंगे, नहीं ना, हमें पूरा चाहिए। और आदरणीय मोहम्मद मेश्राम साहब ने भी हमारा साथ दिया, बोला कि हम जनमत आंदोलन करेंगे, इसके लिए महिलाओं को भी पूरा अधिकार दो। मैं बहुत सम्मान करती हूँ मोहम्मद मेश्राम साहब का, जो खुद भी लड़ रहे हैं और हमें लड़ने के लायक भी बनाया। साथियों, ये सारे मुद्दे हैं, क्योंकि समय का भी ध्यान में रखना है। आप लोगों ने अपना बहुत कीमती वक्त दिया और हमें सुनने के लिए यहाँ आए, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय मूल्यवासी।